बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनिस साहब की सरकार आने के बाद पहली मर्तबा कोई इंडिया का टॉप ऑफिशियल ढाका पहुंचा है। विक्रम मिस्री जो कि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये ढाका पहुंच चुके हैं और इनका इस्तकबाल एयरपोर्ट पे बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके सीनियर ऑफिशियल ने किया। हाई कमिश्नर भी इंडिया का वहाँ पर मौजूद था। इस विजिट के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान जो टाइज ख़राब हुए हैं उस पर बात की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। विक्रम मिस्री साहब मोहम्मद यूनिस से भी मिलेंगे और इसके साथ ये फॉरेन मिनिस्ट्री के टॉप के ऑफिशियल के साथ भी मिलेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो एडवाइज़र हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर उनके साथ अलग से मुलाकात भी विक्रम मिस्री की होगी। एक दिन का दौरा है इनका, तो आज शाम तक तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इनकी मुलाकातें क्या क्या हुई और उनमें क्या क्या बातें की गई। मीडिया में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। द हिंदू ने इस पर रिपोर्ट किया है कि फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री अराइव्स इन ढाका फॉर टॉक समिट Frosty India Bangladesh ties. A senior Bangladesh Foreign Ministry official received him at the airport. Indian High Commissioner Pranay Verma was also present at the airport. Now देखें, होना ये चाहिए कि ये जब इनकी विजिट हो रही है ना, तो होना ये चाहिए था कि इंडिया का मीडिया, जिससे बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को बड़ा प्रॉब्लम भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंटी बांग्लादेश नैरेटिव लेकर वो चल रहे हैं। पूरा का पूरा तकरीबन मीडिया उनका एंटी बांग्लादेश बना पड़ा है। तो हुआ ये चाहिए था कि इस मौके पे कम से कम वो बाज आते, इस तरह की रिपोर्ट्स ना शाया करते जिसमें से मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हों और मज़ीद गुस्सा आए वहाँ पर पढ़ने वालों को। मतलब वहाँ पर जो नैरेटिव फैलाया जाता है ना इंडियन मीडिया में, वो इश्तियाल अंगेज़ होता है, गुस्सा दिलाने वाला होता है, वो किसी तौर पर फ्रेंडली नहीं होता। तो होना ये चाहिए था कि विक्रम मिस्री के दौरे से पहले या इसके दौरे के दौरान कम से कम आज का दिन इंडियन मीडिया ये हरकतें ना करता जो कि वो सारा साल करते रहते हैं। कुछ ना कुछ फ्रेंडली लगाना चाहिए था, कुछ पॉजिटिव लगाना चाहिए था, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े इनकी विजिट के दौरान। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। आज भी स्वराज्य इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसके अंदर उन्होंने, वो जो राइटर साहब हैं आर जगन्नाथन, उन्होंने एक बड़ी भोंडे किस्म की वहाँ पर हरकत कर दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर टू स्टेट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। बांग्लादेश के मसले का जो हल है ये टू स्टेट सोल्यूशन है ना, और ये वही सेम मतलब पुरानी टॉफ़ी है नए रैपर के अंदर। वो जो कुछ दिन पहले मैंने मेजर जनरल जीडी बख्शी का आपको एक ट्वीट दिखाया था, इंडिया के सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने वो जो बात की थी ना बांग्लादेश से हिंदू देश बनाने की, ये वही बात कर रहे हैं जगन्नाथन साहब भी। इन्होंने कहा है कि वाई इंडिया मस्ट फोकस ऑन अ टू स्टेट सोल्यूशन फॉर बांग्लादेशी हिंदूज। कह रहे हैं असल में कि दो रियासतें बनाए, स्प्लिट करें बांग्लादेश को, हिंदू देश बनाए असल में यहाँ पे। और नीचे लेकिन जो उन्होंने बात की है वो तो मैं हैरान ही हो गया पढ़ के। मतलब पूरे के पूरे मुसलमान कम्युनिटी को उन्होंने एक कटड़े में यहाँ पर लाने की कोशिश की है। कहते हैं वेरी फ्यू इस्लामिक सोसाइटीज इवन दोज दैट मे फॉर्मली रिमेन सेक्युलर कैन टॉलरेट माइनॉरिटीज। मुसलमान जो हैं ये माइनॉरिटीज़ को बर्दाश्त ही नहीं करते अपने मुल्कों के अंदर, ये उन्होंने बातें की हैं। अब थोड़ा सा आईना दिखाना तो बनता है ना, जगन्नाथन साहब को सराते मुस्तकीम पे लाना पड़ेगा, सीधी राह पे, और उसके लिए उनको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताने पड़ेंगे कि जो वो अपने माइंड में खन्नास डाल के बैठे हुए हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुस्लिम कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, वो खन्नास जस्टिफाइबल नहीं है। वो एक गलत तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, मखसूस हिंदुत्व की सोच के साथ चीज़ों को देख रहे हैं, तभी उनको ऐसा लग रहा है। तो इनको थोड़ा सा रियलिटी दिखाना ज़रूरी है। अच्छा, पहले टू स्टेट का इनको बता दें, जो टू स्टेट का सोल्यूशन इन्होंने बात की है, ये वहाँ से इजराइल फ़लस्तीन वाला फार्मूला अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए कि उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। 1940s के अंदर अंग्रेज़ों का जैसे यहाँ पर कब्ज़ा था इंडिया पे, वैसे ही फ़लस्तीन की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया था उन्होंने। वहाँ यूरोप से उठ के तो सारी दुनिया के ऊपर बदमस्त हाथी की तरह कब्जे करते फिर रहे थे, रिसोर्सेज लूट रहे थे सारी दुनिया के, तो यहाँ पर भी लूट रहे थे फ़लस्तीन के अंदर। अब वहाँ पर उनके पास कोई मैंडेट तो नहीं था ना फ़लस्तीन की ज़मीन के मुस्तकबिल के फ़ैसले करने के हवाले से, लेकिन उन्होंने किया था। उन्होंने फ़ैसला ये किया था कि वो जो जर्मनी है, जर्मनी में अत्याचार हो रहे हैं, तो उसका सल्यूशन देखिए उन्होंने ये निकाला कि यहाँ पर लेकर आते हैं इनको, यूरोपियन ज्यूज़ को यहाँ पर लेकर सेटल करते हैं, एक मुल्क उनको बना के देते हैं। हालांकि उनके पास राइट तो नहीं था इस तरह से, मतलब वो कोई अथॉरिटी तो नहीं थे, काबिज थे ना, तो उन्होंने यहाँ पर दो रियासतें बनाने का फैसला किया हुआ था। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसका।
उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी इसमें कूद पड़े और उसने भी फ़लस्तीन की एक रियासत की बाउंड्रीज कुछ बताई और आगे चलकर फिर 1967 के बॉर्डर पर मुसलमान दुनिया के अंदर एक कंसेंसस पैदा हुआ कि यहाँ पर ये रियासत होनी चाहिए। तो वो अब फार्मूला तो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ ना कोई यूएन है, ना यहाँ पर कोई इंटरनेशनल कंसेंसस है। इंडिया के सिर्फ लोकल इंटरेस्ट हैं अपने, उसको सेफगार्ड करने के लिए ये सारा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे कोई आलमी बरादरी तो नहीं है ना। इंडिया का अपना मसला है, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म हुआ है तो उसको रिवाइव करने की कोशिशें हो रही हैं और उसके लिए हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन बस इंडियन एक्सपर्ट्स आर इंडियन एक्सपर्ट्स, मतलब आलमी सतह पर कोई इसको माने ना माने, लेकिन उन्होंने तो अपनी यहाँ पर एडवाइस देनी है। वो कहते हैं द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद बांग्लादेश टुडे एंड इवन अंडर शेख हसीना डिस्पाइट एन इम्प्रूव्ड स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप इज द नेचर ऑफ इट्स इस्लामिक सोसाइटी। वेरी फ्यू इस्लामिक सोसाइटीज, ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं हो रही, जनरल बात कर रहे हैं। वेरी फ्यू इस्लामिक सोसाइटीज इवन दोज दैट मे फॉर्मली रिमेन सेक्युलर कैन टॉलरेट माइनॉरिटीज। मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो माइनॉरिटीज़ को अपने मुल्कों के अंदर टॉलरेट ही नहीं करते। आगे फिर वो कहते हैं कि दे दस वर्क टुवार्ड्स देयर ग्रेजुअल एलिमिनेशन एज सीन इन आवर नेबरहुड एंड एल्सवेयर। दिस मेक्स सिंगल स्टेट सेक्युलर कोहेबिशन नियरली इम्पॉसिबल फॉर नॉन मुस्लिम्स। अब ये उन्होंने ग्राउंड सेट किया है अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने का कि यहाँ पर टू स्टेट क्यों होनी चाहिए। देखें जगन्नाथन साहब, ये जो मिडिल ईस्ट जहाँ से आप अरबों डॉलर्स लेकर आते हैं ना, हर महीने अरबों डॉलर्स जो रिमिटेंसेस आती है, ये मुसलमान हैं सारे के सारे मुसलमान हैं। और आपके हिंदू करोड़ों की तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर अर्निंग भी करते हैं और वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में पैसा वापस मुल्क भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ की तरफ। यानी करोड़ों जो हिंदू फैमिलीज़ हैं उनको मुसलमान ममालिक पालते हैं बेसिकली। इनके अंदर टॉलरेंस नहीं है ना, बड़ी बातें कर रहे हैं, टॉलरेंस इनके अंदर नहीं है इस कम्युनिटी के अंदर। लेकिन चलें, ये रीजन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा सा इनको बता देते हैं कि रीजन में क्या सूरत हाल है। इन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगा, देखिए इल्ज़ाम बड़ा है कि ये जो कम्युनिटी है और ख़ास तौर पर हमारे नेबरहुड में, इनके अंदर टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस का लेवल इनको ज़रा दिखाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये सुनने के बाद हिंदुत्ववादियों में थोड़ी सी शर्म आएगी, उम्मीद कम है, दुआ करते हैं कि ये सुनने के बाद थोड़ा शर्म और लिहाज इनके अंदर पैदा होगा। हिंदू बरादरी जो है ना, बांग्लादेश के अंदर है 8% आबादी में, 8% है, लेकिन उनका जो गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर तादाद है, यानी सरकारी नौकरियों में जो बांग्लादेश को रन करते हैं, असल में सरकारी नौकरियों में उनका जो नंबर है दैट इज 30%। आबादी 8% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में वो है 30%, 30%। तो अगर इनके अंदर टॉलरेंस ना होती बांग्लादेशियों के अंदर, तो ये कैसे हो गया फिर? 8% आबादी वाले 30% जॉब्स के अंदर बैठे हुए हैं, कैसे हो गया ये टॉलरेंस लेवल आपको नजर नहीं आ रहा? आपके अपने मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है? फिर मैं आपसे पूछूंगा, भाई नंबर बताऊंगा ना, फिर एक्सप्लेन करिएगा मुझे कि ये क्या है। 15% मुसलमान है इंडिया के अंदर, 15%। गवर्नमेंट मशीनरी में, सरकारी नौकरियों में कितने हैं? गवर्नमेंट की नौकरियों में 2%, 15% वालों को 2% दिया हुआ है आपने। टॉलरेंस आप में नहीं है असल में। आई हैव टू से, हिंदुत्व वालों में टॉलरेंस नहीं है, इंडियन सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं है, यही कड़वा सच है। फिगर्स तो यही बताती हैं कि वहां पर तो बहुत ज्यादा टॉलरेंस है। बांग्लादेश के अंदर मुसलमान सोसाइटी में टॉलरेंस है, यहां पर नहीं है। यहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन है, क्लियरली नजर आ रहा है डिस्क्रिमिनेशन है। और 2% जो सरकारी, जनरल सरकारी नौकरियों में, फोर्सेज में कितने हैं जरा ये तो बताइए। इंडिया की आर्मी में कितने हैं, पुलिस में कितने हैं? वहां पर तो नंबर आप बता भी नहीं सकते, इतना कम नंबर है, शर्म के मारे बता भी नहीं सकते। ये होती है डिस्क्रिमिनेशन जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। बड़ी बातें कर रहे हैं, मुसलमानों के अंदर तो डिस्क्रिमिनेशन है, पैसा भी उनसे लेते हैं, मिडिल ईस्ट वालों से पैसा लेकर आते हैं। यहाँ पर करोड़ों हिंदू फैमिलीज पलती हैं। यहाँ बांग्लादेश के अंदर अगर आप बात करते तो 30% नौकरियों में वो बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं क्यों डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है। उसके बाद जगन्नाथन साहब ने एक और बड़ा इल्जाम लगाया, कहते हैं कि दिस लो टॉलरेंस फॉर नॉन मुस्लिम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट और इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। There is no other explanation for why the Hindu population, which was more than 33% in East Bengal at the start of the 20th century, dropped to 22% after partition and is now under 8%. अब देखें, यहाँ पर इनको पहले यह बताना चाहिए कि 1947 से पहले ना तो कोई मुसलमान रूल था ईस्ट बंगाल के ऊपर, अंग्रेजों का रूल था ना, और ना ही बांग्लादेश बना हुआ था, ना ही पाकिस्तान बना हुआ था। लेकिन ये जो ट्रेंड में डिक्लाइन आया हुआ है
19वीं सदी के शुरू से लेकर ये क्यों आया हुआ है? हुकूमत तो नहीं थी मुसलमानों की, अंग्रेजों को हुकूमत थी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मुसलमान नहीं थे, हिंदू बरादरी के लोग ही ज्यादा थे, खुद वही थे पावर में। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड उस वक्त से शुरू है। वो क्यों शुरू है भाई? इसका साफ मतलब यह है कि यहां से माइग्रेशंस इंडिया के बाकी इलाकों में होती रही हैं, गुज़िश्ता सदी की शुरुआत से लेकर होती रही हैं, और उसके मुख्तलिफ रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, सारा कुछ है। और उसके बाद फिर आप देखिए 1971 में जो स्प्लिट हुआ है, एक खाना जंगी शुरू हो गई, सिविल वॉर शुरू हो गई। तो सिविल वॉर से माइग्रेशंस ही होती हैं। किसी मुल्क के अंदर अगर सिविल वॉर शुरू हो जाए तो बाहर से लोग आकर वहां पर सेटल नहीं होते, वहां से बाहर जाते हैं। यही कुछ हुआ। इसके नतीजे में आबादी का तनासुब जो है वो मजीद डिसबैलेंस हुआ। बड़ी तादाद में हिंदू बरादरी के लोग यहां से चले गए 1971 की सिविल वॉर के अंदर। तो ऑब्वियसली ये डिसबैलेंस होना ही होना था। ग्राउंड पे सूरत हाल ऐसी हो गई थी। 2 सिविल वॉर देखी इन्होंने। 1947 की सिविल वॉर, यहां पर भी लड़ाई शुरू हो गई थी। 1971 की सिविल वॉर, 2 सिविल वॉर देखी इस रीजन ने। तो आबादी का जो तनासुब है वो ऑब्वियसली डिसबैलेंस होना ही होना था, नेचुरल सी बात है। और ये जो शेख हसीना की उन्होंने बात की ना, इनके दौर में 1 से 1.5% आबादी कम हुई है। तो मुझे ये बताइए कि कौन जाकर वहां पर माटवा कम्युनिटी से मिलता था? कौन जाता था वहां पर? कौन उनको कहता था हमारी तरफ आ जाओ, मैं आपको सिटीजनशिप देता हूं? कौन वहां पर इंडिया के अंदर इलेक्शंस में इस तरह के भाषण देता है कि मेरी भारत मां की संतान है, जो भी हिंदू है मेरी भारत मां, कहां पर भी रहता होगा, पासपोर्ट का कलर कोई सा भी होगा, है तो मेरी भारत मां की संतान ना? कौन इस तरह के भाषण देता रहता था? कौन वादे करता था इधर आओ मैं आपको सिटीजनशिप देता हूं? कौन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी सीएए लेकर आता है कि बाहर से इधर आओ हिंदू बिरादरी के लोग, हम आपको देते हैं सिटीजनशिप? कौन करता है ऐसा? आपका नरेंद्र मोदी, आपकी बीजेपी। पहले उनको मोटिवेट करते हैं आप बांग्लादेशी हिंदुओं को, इधर आइए, और फिर कहते हैं इधर क्यों आ रहे हो? ये कौन सा दोगलापन है? ये क्या बेवकूफी है भाई? रबिश, टोटली रबिश। ये जो कुछ भी इन्होंने लिखा है 2 स्टेट सोल्यूशन की ग्राउंड बनाने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे, ना डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड पे। और इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया। 8% वाली कम्युनिटी के पास 30% जॉब्स हैं। 2 स्टेट की अगर कहीं पर गुंजाइश है तो इंडिया के अंदर है, क्योंकि वहां पर जो 15% लोग हैं उनके साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि सरकारी नौकरियों में दरवाजे बंद हैं उनके लिए। 2% है सिर्फ। तो 2 स्टेट असल में वहां पर अप्लाई करने की जरूरत है।